कोई एनालाइज और डायमेंशन रिडक्शन पहले मैं उसको साफ ना करूँ, वो इतनी सी शीट भरी हुई है सारी, इसको बताया आउटपुट जो है वो भी ठीक है, क्लियर हो जाए ना, वो नई चीज करना होगा उसको बता दे ना। अब जरा जल्दी जल्दी हम करते हैं क्योंकि आप बेसिक आ गई। एनालाइज, डायमेंशन रिडक्शन, वेक्टर, और उसके बाद ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो कोई ऐसी बात नहीं, ये हाँ सिलेक्टेड है, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो तेरा है, ठीक हो। डिस्क्रिप्टर में जाएंगे, केएमओ निकालना चाहे दोबारा निकाल दें, मर्जी है, ना निकालना चाहे तब भी मर्जी है, अगर दोबारा चेक करना है तो फिर आप ऐसे समझें कि हम फर्स्ट टाइम आपको पता है एनालिसिस क्या है, अब आप फ्लो में कर रहे हैं, तो आप ये एंटी इमेज निकालेंगे, आप रिप्रोड्यूस वो कंफर्मेशन के लिए होता है, अगर ना निकालें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इनिशियल सोल्यूशन निकालना चाहे ठीक है, ना निकालें कोई मसला नहीं है, सिग्निफिकेंट डिटरमिनेंट निकालना चाहिए, आगे पता चले, कोएफिशिएंट आप नहीं निकालना चाह रहे, कंटिन्यू। उसके बाद एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आपने टारगेट क्या रखा हुआ है कि कितने फैक्टर जनरेट करने हैं, उसके लिए आप नंबर ऑफ फैक्टर्स भी दे सकते हैं, दो में से एक चॉइस कर सकते हैं, आइदर नंबर ऑफ फैक्टर्स जो जनरेट करने हैं या फिर क्राइटेरिया आइजन वैल्यूज। आइजन वैल्यूज क्या होती हैं, मैं ये कर दूं क्योंकि आपकी रिकॉर्डिंग में खराब, आइजन वैल्यूज को बताता हूँ कि क्या चीज होती है, जल्दी से जल्दी बता रहा हूँ कि ये कोरिलेशन मैट्रिक्स जो होता है, अभी हमने जब फैक्टर निकाले थे तो हमने स्क्वायर नहीं लिया था, सिंपल सम लिया था, कॉलम, हर कॉलम का सम लेके फिर टोटल का टोटल निकाल के उसके स्क्वायर रूट से हर एक को डिवाइड किया था तो फैक्टर निकल आते हैं। लेकिन अगर आप स्क्वायर ले लें, कोरिलेशन है, हर कोरिलेशन का स्क्वायर ले लें, फिर सम करें और फिर ये आप निकालेंगे तो इसको आइगन वैल्यू कहेंगे। आइगन वैल्यू बेसिकली प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएशन को शो करता है। आइगन वैल्यू वेरिएशन और प्रोपोर्शन, जिसका आर स्क्वायर नहीं होता उस तरह की ये वेरिएशन और प्रोपोर्शन लास्ट टाइम बताया था कि ये वेरिएंस ही है, बेसिकली वेरिएंस है, जिस तरह मैंने पहले बताया था उसी तरह ही, लेकिन ये उसकी एक्चुअल वेरिएंस की वैल्यू भी आएगी और उसकी परसेंटेज भी लिखी हुई आएगी। तो इसलिए हम क्राइटेरिया ये कर रहे हैं कि हर आइगन वैल्यू, हर फैक्टर की आइगन वैल्यू व्हिच इज ग्रेटर देन 1 उसको रिटेन करें और बाकी को ड्रॉप कर दे। ये हम कंटिन्यू करेंगे आइटरेशन। और उसके बाद रोटेशन इसमें, क्योंकि हम ये फैक्टर एनालिसिस में क्योंकि हमने क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चनियर था, स्टेटमेंट्स हैं, तो हम वेरी मैक्स हम क्यों कर रहे हैं, वेरी मैक्स का क्या मतलब है कि हम वेरिएंस मैक्सिमम वेरिएशन को हम मेजर करना चाह रहे हैं, मैक्सिमम वेरिएशन को देखना। किस चीज की वेरिएशन, ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो ऊपर फैक्टर निकाले हैं, ये हर आइटम में कितनी वेरिएशन कॉज कर रहे हैं, ठीक है, ये भी आएगा इसमें, ये कर लिया। उसके बाद फिर ये हमने फैक्टर लोडिंग, ये थोड़ा वो बड़ा करना लिखने में मदद होती है, ये कर लीजिए। उसके बाद ये ओके किया। अब आप आ जाए, ये स्कोर है, स्कोर में क्या आप सेव करना चाह रहे हैं, जो फैक्टर आपके जनरेट होंगे आप कह दें कि हाँ मैं एज ए वेरिएबल इसको सेव करना चाहता हूँ। और इसमें जो बेस्ट ऑप्शन मेथड है, बेसिकली सारे रिग्रेशन के अराउंड होता है, सारे मैट्रिक्स का जबरा ही है सारा। तो एंडरसन रोबिन जो है ये एंड्रयू हेस के मुताबिक है, ये क्राइटेरिया बेस्ट है इनमें। वैसे आपके पास चॉइस है, आप बाकी भी कर सकते हैं। एंडरसन रोबिन के मुताबिक एंडी फील्ड भी इसको सपोर्ट करता है। एंडी फील्ड मैंने अपने उसमें कोर्स ऑफ लाइन पे मेंशन किया हुआ है, एंडी फील्ड की किताब। डिस्प्ले फैक्टर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स,
ये भी हम देखना चाहते हैं। वैसे ना देखें तो कोई ऐसा इस मसला कोई नहीं होता, ये कर लिया। उसके बाद अदर कोई ऑप्शन है, ये जो है फर्स्ट करेंगे सप्रेस करना चाह रहे हैं स्मॉल कोएफिशिएंट्स कि ऐसे, वरना ये सारे दिखा देगा, आपके जितने भी कोएफिशिएंट है सबको दिखा देगा। उसमें कुछ छोटी छोटी वेरिएशन भी कॉज हो रही होगी ना, वो भी दिखा देगा। 10%, 5%, 0.4%। तो हम 40% से, क्योंकि बेंचमार्क है 50%, तो हम 40% के ऊपर कहें कि ये 40% से कम है तो उसको सप्रेस कर दे। वो करेगा क्या कि वो जनरेट तो करेगा, हाइड कर देगा, दिखाएगा नहीं, आपका टेबल रीजनेबल लुक में आ जाएगा। तो ये इसका फायदा है। उसके बाद ये सॉर्ट भी कर लें। सॉर्ट करने का फायदा ये होगा कि जो हाईएस्ट वैल्यू ऊपर आ जाएगी उसके बाद फिर लो, फिर उसके बाद लो, ये इस तरह से। सॉरी, मैंने ऑप्शन नहीं, उसको ये 10% पे है तो एब्सोल्यूट वैल्यू किलोमीटर, तो इसको आप 0.4 कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा कंपोनेंट शो करने हैं तो फिर आप इससे क्राइटेरिया कम कर दें। तो ये 40 पे मैंने कटअप लगाया, कंटिन्यू करते हैं, ओके करते हैं, सेव मैंने कर दिया। अब ये है, ये पूरा पैकेज है फैक्टर एनालिसिस का। मिसाल के तौर पर देखें, ये डिटर्मिनेंट है इसका, कोरिलेशन मैट्रिक्स का, उसने डिटर्मिनेंट निकाला। हम खुद भी निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट, एक्सेल में ले जाके मैंने तरीका सिखा दिया, आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं, आपने करना है ताकि। तो बार्टले टेस्ट, KMO and Bartley test of sphericity. तो KMO indicates adequate sample size because it is more than 60%. Bartley test of sphericity indicates presence of collinearity, यानी कि questions हैं, statements हैं, उनके दरमियान कोई लिखित स्केल है, तो naturally उनके दरमियान एक strong correlation है और होना भी चाहिए, वरना फैक्टर एनालिसिस के लिए जस्टिफाई नहीं होता। तो इसका मतलब है कि स्टार्ट में आपको एक वेरिफिकेशन हो गई कि जो आप कर रहे हैं वो सही है फैक्टर एनालिसिस। अब आ जाए एंटी इमेज। ये इंडिविजुअल एंटी इमेज में नीचे वाला जो पार्ट है इसका मैट्रिक्स का, ये एंटी इमेज कोरिलेशन, इसमें जो इसके मेन डायगोनल के ऊपर वैल्यूज है उसको देखना होता है। अब इसमें देखें कोई ऐसा है एंटी इमेज, ये 0.6 से कम है कोई, जरा फिर भी तसल्ली से देख लें। नहीं, 0.6 से कम, ये है 0.4 0.4 है। तो अब ये जो है ना, ये वार्निंग है। इसका मतलब है कि इस स्टेटमेंट को आपने गौर से देखना, नोट कर लें, इसके बाद हम चेक करेंगे। ये देखते हैं ये किसके सामने आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो है ये शो कर रहा है कि ये गड़बड़ है, इसको हमें देखना है, ये नोट कर लेना। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। सर जी पे ए है वो और देंगे क्या ज्यादा वाले ए वाले 0.6 से कम नहीं होने चाहिए। इसके ऊपर अच्छा, अब ये कम्युनैलिटीज, क्योंकि हमने ऑप्शन दिया था पहले कि मैं पहले आपको वो दिखा दूं कि इसने सिर्फ इनिशियल है और एक्सट्रैक्शन जो है, ये जो 1 है 1, जी इनिशियल सारों का, इसका क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर 1 के सामने लिखा हुआ है 1, कितने हैं इस बात को समझना है बहुत से। ये मेजर कॉन्सेप्ट इसके अंदर। कम्युनैलिटी कहते किसे हैं, आपके जितने वेरिएबल्स हैं उतने आपके फैक्टर बनने हैं। जैसे मैंने एक्सेल शीट में आपको करके दिखाया, वो इस तरह हॉरिजॉन्टली सारे बन गए थे जब मैंने सम डिवाइडेड बाय सम ऑफ द सम किया था। तो वो जितने वेरिएबल उनको कहते, उन्हीं को फैक्टर कहते हैं। अब ये असल में एक लंबी लाइन थी, क्योंकि ये 11 वेरिएबल्स 13 क्वेश्चन है, तो 13 फैक्टर्स थे। अब उन 13 में एक के ऊपर जब हम ऐसे मूव करते हैं, मैं आपको बोर्ड पे दिखाता हूँ, तो बस शायद ये नीचे इसने अलग भी किया तो नहीं किया होगा, क्योंकि हमने उसको कहा है कि यहाँ तक मेरे पास कम्युनैलिटी है। कम्युनैलिटी ये है कि
ये इस तरह से फैक्टर है सारे, और इधर आपके क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही है। ठीक है। अब ये जो है, ये जो फैक्टर हैं, ये इसमें कितनी वेरिएशन कॉज कर रहे हैं? एक पहले सवाल, पहले स्टेटमेंट में कितनी वेरिएशन कॉज कर रहे हैं, कितने? तो ये मतलब 10% कर रहा है, दूसरा 5% कर रहा है, तीसरा 4% कर रहा है, चौथा, तो टोटल मिला के 100% आता है। यानी ये सारे जो फैक्टर जनरेट होते हैं जो हमने किए थे, ये सारे फैक्टर मिल के पहली स्टेटमेंट में कितनी वेरिएशन कॉज कर रहे हैं, किस प्रोपोर्शन से हर एक कॉज कर रहा है? 100%। इनिशियल 100% का मतलब ये है कि जितने फैक्टर्स हैं उनमें से आपने जो एक्सट्रैक्ट किया है ना, देखते हैं कि कितने एक्सट्रैक्ट, जो एक्सट्रैक्ट किया है ना वो 75.1% वेरिएशन कॉज कर रहा है। ये तो ज्यादा था। ठीक है, आपके यहाँ क्योंकि जो आपने 40% से कम कॉस्ट कर रहा है तो उनको ड्रॉप कर दिया, हर एक को आपने ड्रॉप कर। इसका मतलब ये है कि बाकी सारे 40% से कम कॉस्ट कर रहे हैं। तो एक फैक्टर ऐसा है जो इस स्टेटमेंट में 75.1%। इसी तरह इसके जितने फैक्टर से 100%, उनमें से जो बाकी जो एक्सट्रैक्ट हुए हैं वो 76.6% कॉज कर रहे हैं। इसी तरह ये इस तरह से ये एंड सो ऑन। ठीक हो गया। हमने बेंचमार्क क्राइटेरिया रखा था कि आइजन वैल्यूज का, मैं बात अभी हम रिपीट करेंगे कि हम आइजन वैल्यू की बजाय हम कहेंगे कि 4 बेस्ट फैक्टर निकाल के दो, 2 बेस्ट फैक्टर निकाल के दो, 3 बेस्ट फैक्टर निकाल के दो। फिर वो बताएगा कि ये 3 बेस्ट क्यों है, क्योंकि ये मिलके पहली स्टेटमेंट में इतने % वेरिएशन कॉज कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये फैक्टर एनालिसिस का मेन क्रक्स है। कम्युनैलिटी क्या चीज है? कम्युनैलिटी मीन्स द फैक्टर एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ टोटल 13 आर कॉजिंग हाउ मच वेरिएशन इन द स्टेटमेंट विच इज इन फ्रंट ऑफ इट, जो सामने लिखी हुई है। तो अब देखते हैं कि सर मेरे पास 1.29 आ गई। अब ये देखें, ये टोटल वेरिएशन ये आइटम वैल्यूज की मदद से। अब ये देखें कि पहला जो कंपोनेंट है उसने ये 5.969 यूनिट्स वेरिएशन कॉज की है आइटम वैल्यू, और ये परसेंट बनता है तकरीबन 45.9%। ये ऐसा क्यों है? ये सारे को ऐड करके ये उसका ये परसेंट है 5.969 डिवाइडेड बाय टोटल जितना भी बनता होगा, तो ये इसलिए यहाँ पे ये 100% आ रहा है। ठीक है, ये क्यूमुलेटिव नंबर चल रहा है, यानी पहला फैक्टर 45% वेरिएशन कॉज कर रहा है, दूसरा 16%, तीसरा 9%। तो जाहिर है कि पहला ही के 45.91% वेरिएशन कॉज कर रहा है, और पहले दो मिलके 62.302 वेरिएशन कॉज कर रहा है। 3 ही इसने एक्सट्रैक्ट किया, 1 2 3, ये टोटल एक्सट्रैक्शन जो है वो ये है। तो ये वही पहला आ गया, ये दूसरे की हुआ अमाउंट है, ये यहाँ से लिखी है, ये 1.25 है, वही यहाँ से लिखी है। अब ये टोटल की परसेंटेज निकालिए। ठीक है, ये डिवाइडेड बाई ये टोटल इसका सम, ये इसकी परसेंटेज निकाली गई 44%। और रोटेशन के बाद, रोटेशन के क्या मतलब? ये विदाउट रोटेशन में इतने परसेंट 71, यानी 3 फैक्टर मिलके 71.969% वेरिएशन कॉज कर रहे हैं। ठीक है, और रोटेशन का क्या मतलब है? रोटेशन का मतलब ये है कि ये जो फैक्टर एनालिसिस के सबसे बड़ी लिमिटेशन है वो ये है कि इसके अंदर रिजल्ट्स हाईली बायस्ड होते हैं। हाईली बायस्ड नहीं होते, जो इनिशियल फैक्टर जनरेट होता है प्रोसेस में, प्रोग्रामिंग ऐसी है या प्रोसीजर ऐसा है
कि जो इनिशियल फैक्टर जनरेट होते हैं वो मैक्सिमम वेरिएशन उनके अंदर आ जाती है, और फिर जब रेजिड्यूल का प्रोसेस चलता है आइट्रेशन में तो वो माइनस होते 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 उनका इफेक्ट कम रह जाता है। सर तो नेचुरल ये नेचुरल बायसनेस है, इस नेचुरल बायसनेस को खत्म करने के लिए मैट्रिक्स रोटेशन होती है, सिस्टम करता है वो, और वो यूनिफॉर्मली इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है अमाउंट फ्री। जब उसने बैलेंस किया तो उसने ये 45% को रिड्यूस करके 26 और इसका बाकियों से इफेक्ट निकाल के वो दूसरे में डाला 24% और तीसरे में 21%। ये करना क्यों जरूरी होता है? ताकि बायस्ड जो कैलकुलेशन ऑफ आइगन वैल्यू है वो बैलेंस हो जाए। तो हम इसको रिपोर्ट भी इसी तरह करते हैं, टोटल वेरिएशन क्यूमुलेटिव वेरिएशन में कोई फर्क नहीं रहता, वही होगा 71.969 71.969। ये इसके अंदर काफी सही मैथमेटिक्स इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, और मुझे समझ नहीं आती कि HR के लोग जब ये करते हैं तो विदाउट उसकी फिलॉसफी डिस्कस किए मेथोडोलॉजी कैसे जस्टिफाई हो। सर पहले किसी ने बताई नहीं चीजें जो आप बता रहे हैं, ये करनी हम डायरेक्ट करे जाते हैं और फिर किससे होते हैं कि इसको कैसे करें। इसी तरह एक है हाँ सर आप जो ये बता रहे हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल 45.912 हाँ ये वेरिएबल ये क्वेश्चन कॉज कर रहा है वेरिएशन उसमें हमारे डीवी में। इस तरह ये जो फैक्टर्स है ना, ये वो फैक्टर्स हैं। पहली आइटम में कितने परसेंट वेरिएशन, ठीक है सर, इतने परसेंट यानी 45.912%। ठीक है सर, इसी तरह 62.30। अब सर ये अगर आप ये देखें तो ये तो बहुत अच्छी यानी बहुत ज्यादा ऐसी बहुत ज्यादा है सर। इसका मतलब है जो रेस्ट ऑफ द है वो तो फिर इतने वो नहीं है, इतने वैलिड नहीं है, इतने नहीं है, वो इतने वेरिएशन पास नहीं कर रहे। बाकी फैक्टर्स बाकी आइटम्स इतने उसमें फैक्टर सॉरी। अच्छा अब ये देखें, ये यहाँ पे आप जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फैक्टर की कंस्ट्रक्शन में वो यहाँ पे आ जाएंगे, हाईलाइट होगी। ये 3 कंपोनेंट है। वैसे सर मैथमेटिकली देखा जाए तो जब हमने सम लिया फिर उससे हमने उसकी वो लिया तो तब भी तो सर ये वेरिएशन ज्यादा नहीं शुरू के फैक्टर्स में ज्यादा आ जाएगी मैथमेटिकली सर, क्योंकि आप सम ले रहे हैं ना। आइट्रेशन प्रोसेस को अगर आप समझे ना तो फिर आपको क्लियर समझ आएगा। मैं बहुत स्लो बोलूंगा, आपने उसको फॉलो करने की कोशिश करना है। फैक्टर एनालिसिस स्टार्ट होता है मैट्रिक्स, कोरिलेशन मैट्रिक्स, ठीक है। आप सम करते हैं सारे कॉलम का, टोटल निकालते हैं, प्रोपोर्शन जो पहला फैक्टर बन जाए। अब आपने फिर उसी पहला फैक्टर जो जनरेट होता है उसको रो में भी लिखना है, उसको कॉलम में भी लिखना है। हर एक वो पूरे नीचे पूरा मैट्रिक्स फिल करना है, जो क्रॉस सेल है उनका प्रोडक्ट निकालते 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 फिर आपने उसका सम करना है। फिर टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल एक और सीरीज जनरेट हो जाती है, दूसरी आइट्रेशन शुरू हो गई। फिर इसको इसी तरह उसको रो में लेके जाना है, कॉलम में, फिर उसका प्रोडक्ट, फिर वही। अच्छा अब यहाँ रुके, एक इनिशियल मैट्रिक्स था आपका कोरिलेशन मैट्रिक्स, दूसरा जनरेट हुआ फैक्टर की मदद से। दोनों का डिफरेंस निकालना होता है। पहले सेल में जो वैल्यू है पहले मैट्रिक्स की, दूसरे सेल में दूसरे मैट्रिक्स में जो पहली वैल्यू कोरेस्पोंडिंग उनका डिफरेंस उसको कहते हैं रेजिड्यूल मैट्रिक्स। वो हर वैल्यू पहले से माइनस करके जो बाकी बच जाता है वो एक और मैट्रिक्स बनता है। जब वो रेजिड्यूल बनता है ना, वो रेजिड्यूल रहने के पहले में से एक निकल जाता है ना इफेक्ट, तो पहला फैक्टर जनरेट होगा वो मैक्सिमम इफेक्ट निकाल देगा। इसलिए हमेशा इसका इफेक्ट जो है ना, क्योंकि फिर इसी का स्क्वायर होना है आगे। यस सर। अच्छा अब एक सर यहाँ पे एक डाउट मुझे, आपने कहा था कि हम उस वक्त तक फैक्टर निकालते रहेंगे जब तक टोटल सम जो वो पहले सम के बराबर ना हो जाए। तो इसकी पहला इनिशियल रो इनिशियल रो के बराबर। जैसे मैंने कहा कि 1-1 सर ने कहा नहीं 1-1 नहीं, मैं उस सेंस में सोच रही सर ने कहा नहीं सर ये हम प्रैक्टिकली करते हैं तो हमारा इनिशियल बैलेंस में होता है, पहले सेमेस्टर में हाई परसेंटेज उसके बाद आ रहे आइजन वैल्यू की मैं बोलूंगा, इसकी रिकॉर्डिंग करके आप जाके खुद करें।
फैक्टर में तो कोरिलेशन मैट्रिक्स का आप हर कॉलम का सम निकालते हैं, फिर सम का सम, टोटल सम, ईच सम डिवाइडेड बाय टोटल सम का स्क्वायर रूट। आइजन वैल्यू निकालने के लिए कोरिलेशन मैट्रिक्स से ही निकलेगा। डायगोनल को आप डिलीट कर देंगे, डायगोनल के ऊपर होंगे 1 1 1 1 1। ठीक। जो बाकी नंबर हैं ये ऑफ द डायग्राम उनका स्क्वायर ले लेंगे, नीचे सम करेंगे, इसी तरह टोटल उसका प्रोपोर्शन लेके उसको आइजन वैल्यू करते हैं। ठीक है, तो फर्क क्या है कि ये वो स्क्वायर के बगैर होता है जो फैक्टर निकलते हैं, आइजन वैल्यू स्क्वायर के साथ निकलते हैं। एक ये फर्क हो गया। दूसरा फर्क ये है कि जो आपने फैक्टर निकाले थे उसमें मेन डायग्राम के ऊपर 1 1 1 शामिल थे कॉम्प्लेक्स में, इसमें निकाल दीजिए सर आइजन वैल्यू में वो नहीं होंगे शामिल। पूरी निकाल। हाँ ठीक है, इसको सर आइजन सर एक चीज और भी समझ आती है ना, नहीं आइजन वैल्यू अब सर वो एक बात वो जो आप वेरिएंस वाली बात है कि आइगन वैल्यू बेसिकली वेरिएंस है, तो अगर आप ये सोचें जो आप बता रहे हैं ये तो square बेसिकली होगा। हाँ स्केयर Square उसी होगा ना। को वो कर रहा है। कोरिलेशन आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब 2 वेरिएबल रिग्रेशन रन करते हैं ना तो उसका कोरिलेशन का स्क्वायर लेंगे तो वो असल में वो कैपिटल आर स्क्वायर ही होता है, स्केयर नहीं होता है। जी शुरू में आप जो बताता है कि वेरिएशन इन द लाइन दोबारा बोलें ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सर आज के लाइन दोबारा बोल सकते कौन सी? ये जो आपने आर स्केयर वाली लाइन If you are estimating 2 variable regression, then in case of 2 variable regression, square of the correlation ठीक है सर। is equal to capital R square, जिसको coefficient of determination कहते हैं। तो coefficient of determination is equal to the correlation of the 2 variables, square of the correlation of the 2 variables, square of आज का लेक्चर थोड़ा हैवी होगा, लेकिन ये एचआर मार्केटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, करना जरूरी था। तो करके तो हम जल्दी से आगे निकल गए। अच्छा अब देखें इसको कैसे पढ़ते हैं। 0.79 कंपोनेंट मैट्रिक्स। कंपोनेंट मैट्रिक्स क्या है? आपका पहला फैक्टर और आपकी ये स्टेटमेंट के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। 79% आपका इधर वो नहीं है, इधर इसका ये आ गया। अच्छा अब यहाँ भी ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये ओवरलैप भी कर रहे हैं। अच्छा एक ये नेगेटिव है, तो अब ये प्रॉब्लम ये ऐसी क्यों आती है? ये जैसे ये रोटेटेड कंपोनेंट में भी अगर आप देखें ना तो रोटेशन के बाद ये बेहतर तो हो गया, आप ये ओवरलैपिंग तो खत्म हो गई, लेकिन ये जो है ये माइनस है। आपको याद होगा कि एंटी इमेज के अंदर भी एक नंबर स्मॉल आ रहा था, अब जहां भी ये यही 6 नंबर जो है ना ये पकड़ा गया है, ये गड़बड़ है। तो हम जाके इसको देखते हैं। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 6 है ना, स्टेटमेंट देखो आप स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहे हैं। आप स्टेटमेंट ये है कि ये डिसएग्री से ये लिक्विड स्केल 7 है, कंप्लीटली एग्री की तरफ है। मिसाल यहाँ पे एग्री होगा सर। ठीक है। अच्छा 6 पे जाए, ये कह रहा है कि buying a new product that has not yet been proven is usually a waste of time and money. Negative statement है। तो फ्लो में उन्होंने लिख दिया होगा टिक 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 टिक, अब यहाँ पे रिवर्स कोडिंग करनी पड़ेगी। देखो ये नेगेटिव, बाकी सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सिर्फ एक नेगेटिव। इसकी रिवर्स कोडिंग कैसे करेंगे? रिवर्स कोडिंग का क्या मतलब है? उसको 7 करना है, जो 7 है उसको 1 करना है, जो 5 है उसको उसी हिसाब से 2 करना है। ठीक है, तो रिवर्स कोडिंग कैसे होगी? ठीक
क्या है एमएस में की है पता है, नहीं की तो बता देता हूँ। सर नहीं सही है तो फर्स्ट टाइम। एक तरीका तो ये होता है रीकोडिंग का कि आप जाते हैं ट्रांसफॉर्म और यहाँ पे ये लिखा हुआ है रीकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल। ये लंबा चौड़ा तरीका है, इसको आप लेके जाएंगे ना यहाँ पे तो जिस वेरिएबल की करनी है मिसाल के तौर पर ये नंबर 6 की करनी है, सेम वेरिएबल नहीं डिफरेंट वेरिएबल सेम करने के लिए तो पिछला खत्म हो जाएगा। ठीक है सर। अच्छा अब ये देखो एक तो ये लंबा चौड़ा तरीका है, ये क्वेश्चन 6 को आगे ये क्वेश्चन मार्क है, वो कहता है इसका जो नया बनाना चाह रहे हैं उसका क्या नाम रखना है, वो नाम अब यहाँ लिखेंगे, हम लिखते हैं न्यू Q6। ठीक है, इसको चेंज अब ये उधर आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि Q6 को बदल के उसका नाम न्यू कोई भी नाम रख सकते हैं। ओल्ड न्यू वैल्यूज में जाएंगे, ओल्ड न्यू वैल्यूज में यहाँ आपको अच्छी खासी खाली काटनी पड़ेगी कि 1 को 7 करो, 7 को 2 करो, 7 को 1 कर दो, 5 को ये एक ये मेथड है, हम ये नहीं करेंगे। मैं आपको आपका इतने लंबे जोड़े एग्जाम में नहीं डालूंगा। बताते हैं कि दोनों चीजें मिक्स हो जाती हैं। समझाने आसान तरीका, आसानी की तरफ है वो आप पसंद क्यों करते हैं बड़े तरीके। आप जाएंगे ट्रांसफॉर्म कंप्यूट में जाके यहाँ पे उसका नाम रखें न्यू, वो जो हम उधर रख रहे हैं, आसान हो गया। कितना स्केल है 7 5 बाय 7 जितना भी है उसमें एक ऐड करें, कितना बन गया जा लिखिए माइनस क्वेश्चन कौन सा जिसकी रिवर्स कोडिंग करनी है Q6। इधर से आप इसको खुद लिखने की बजाय ना इसको यहाँ पे डबल क्लिक करें, यहाँ जाएगा। ठीक है, ये कर दिया, उसके बाद यहाँ पे नीचे जाके इसको ओके कर दीजिए, हो गया रिवर्स कोडिंग। चेक कर लेना नहीं हो गया लॉजिक की समझ आ गई। हाँ जी भाई, बड़ी आसान लॉजिक। 8 में से 7 दिया तो एक आ गया 7 8 एक मिनट और हो गया थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपका सही हो ना तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आपकी रिवर्स को जरा देख लेते हैं, गलती भी हो सकती है इंसान की। ये आए हम कंट्रोल टी, गलती क्या करते हैं ये लगे इसको मैं छोटा कर दूं कि ये तो उसको देखना मुश्किल होगा। ठीक है जी, इसको मैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए बात करने लगा हूँ। ये किया जी, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका ये पहला है 4 जी, जो नया वेरिएबल जनरेट हुआ है ये 4 तो 4 ही रहेगा। फॉर्मेट ये 1 आ गया है नया, वहां 7 होना चाहिए। वहां पे 6 के नीचे 7 है। ठीक है, ये 7 ही है। हाँ अच्छा ये 2 है, ये 2 है जी, क्या होना चाहिए right। उसकी प्लेसमेंट देखते हैं इसने क्या किया है 6 हाँ ठीक है 1 2 सब ठीक है। हो गया जी, चलो बात ही खत्म हो गई। तो खा इधर उधर बारी करने की वजह शॉर्टेस्ट सही शॉर्टेज सर दोबारा से करके बता दीजिए ऊपर से कंप्यूट करके नहीं, अब आप नोट सर करें। कंप्यूट मैं ये इसको बड़ा करता हूँ, इसकी फोटो आप बनाए, जी सर इसकी पिक्चर ले लें। तरीका ये है, हम जाते हैं ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल, और कंप्यूट में आप ये टारगेट वेरिएबल का मतलब कि जो नया नाम रखना है, और यहाँ पे क्या करना है ये लॉजिक आपको पता होनी चाहिए कि योर टिकट स्केल गोस फ्रॉम 1 to 5 1 to 7 1 to 9। इफ इट इज 1 to 9 तो आपने एक ऐड कर देना 10 में से, उस क्वेश्चन को पूरे क्वेश्चन को माइनस कर देना। सर नया ऐड कर देना, बड़ा रिड्यूस कर देना। इसमें एक जो है वो नया सॉरी जो टिकट स्केल इज 5 तो 6 माइनस वो पूरा क्वेश्चन। सर वो जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो स्टेटमेंट थी नेगेटिव क्वेश्चन था, तो उसके से स्टेटमेंट भी हमें चेंज होगी, अभी होगी या बस हमने न्यूमेरिक चेंज किया बस? अब दोबारा फैक्टर एनालिसिस रन करना पड़ेगा क्योंकि उसकी वजह से रिजल्ट खराब हो रहे हैं। अब ठीक हो जाएगा।
Q6 की बजाय ना ये न्यू डालेंगे, ठीक जवाब आएगा, इम्प्रूव हो जाएगी चीजें। तो ये लेकिन ये है कि इसकी जो स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, मैं इसको पढ़ करता हूँ। इसकी स्टेटमेंट क्या बनानी पड़ेगी, जैसे ये कंट्रोल टी, ये पहले लिखा हुआ है, ये इसको कंट्रोल सी करके ना इस पूरे को, ये नया किधर गया, ये न्यू ये मैं पहले ये सब में काम बनाया है, इधर ही बड़ा है ये क्या पर्टिकुलर ये न्यू है कंट्रोल भी, इसकी स्टेटमेंट बदलनी पड़ेगी। ये लिखा हुआ है बाइंग ए न्यू प्रोडक्ट दैट हैज नॉट येट बीन प्रूव्ड इज यूजुअली a waste of time and money, is not usually। बस जो किया है उल्टा ठीक है, नाम चेंज खत्म कर देते हैं हैज वो हाँ यहाँ पे is not usually। अब वो पीछे जो कंसिस्टेंसी आ जाएगी डाटा के अंदर तो फिर मसला नहीं। ये आपने नहीं कोई फाइनेंस का एनालिसिस मुश्किल है, एचआर मार्केटिंग का एनालिसिस और भी हम तो फिर एंजॉय करते हैं शुरू करते हो, लेकिन आपके चेहरे बता रहे हैं कि इतना सर सब कुछ नया है सर, पहली दफा सुन रहे हैं हर चीज। जवाब ये कहते हैं कि नया है तो मुझे बड़ी हालत होती है कि एमएस कैसे है। सर नहीं पता है सर एमएस पे सिंपल रिग्रेशन था और कुछ ये वो हमें इंडक्शन का बताया और टीचर हमें एनालिसिस करवाए हैं वो स्टैट का टीचर है, ताकि स्टैट का टीचर हमें एसपीएससी ये सारे करवाते थे, हमें इजी आते हैं। मतलब वो बताते थे कि कोरिलेशन है, कोरिलेशन दो तो दो का नहीं कर रहा है, पता नहीं हो रहा है। सर अब तो सर ब्रेक भी नहीं सर, अभी दिमाग थक गया सर। अच्छा अब दिमाग कसर वाले जो अब तो खाना पड़ गया वो तो लेके जाए जो पकड़ वो ये सब जी 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 सर। ठीक है सर, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? आप क्यों कर रहे हैं ये आपको ये मेरा उस वक्त से मेरे दिल से चल रहा है। ये सारा हमने क्यों किया है? ये सब हमने अपना फैक्टर अंदर और मल्टीपॉलिटी हाँ कोलिनियर स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है नॉन कोलिनियर वेरिएबल्स। ठीक है, वजह क्या है कि अगर कोलिनियर वेरिएबल डालेंगे एक एनालिसिस के अंदर तो फिर रिजल्ट्स रिलायबल नहीं होते। बस मैं बता रहा यस सर, मैटर थे मॉडल हमारा 11 सर 2 शो कर रहा था, बाकी उसमें ठीक है जी। तो अब वो जो बनाए हैं फैक्टर वो किधर गए? वो तो आप मुझसे पूछा ही नहीं। वो ये 3 फैक्टर नए बने 1 2 3, इनका डाटा कहाँ है? ये इनके डाटा शीट के अंदर जाएंगे। ये 3 नए फैक्टर 1 2 3। अब वो जो क्वेश्चन है का पूरा आप एनालिसिस कर रहे थे और आप कंफ्यूज थे कि ये मसले मसाइल हैं, कोलिनियरिटी है, जबरदस्ती फिर भी एवरेज रिग्रेशन ले रहे थे हम, वो मसला हल हो जाएगा। अब ये फैक्टर हैं, इनका आप जिस तरह मर्जी एनालिसिस करना चाहे, मिसाल के तौर पर आपने इसका करना है अक्रॉस डेमोग्राफिक एनालिसिस यानी टी टेस्ट करना है, तो आप जाएं एनालाइज और ये जो है सर उसके ये जो 13 क्वेश्चंस है उनको मर्ज करके 3 वेरिएबल बनाए, 3 बेस्ट वेरिएबल दे दिए। 3 अब पॉसिबल है कि जो मेरे आइटम थी ठीक है वो जो मैं थर्ड में रखना चाह रहा था उसके बाद उसको फर्स्ट में डाल दिया, इसलिए कि वो उसने फ्लो को देखा है कि रिस्पोंडेंट क्या कह रहा है। अब आपने ये देखना है, अब यहाँ पे थोड़ा सा पहले मैं ये समझा दूं फिर मैं आपके उसकी तरफ आता हूँ। वो है आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है फाइंड आउट की। पहले ये देख लें जब ये फैक्टर बन जाते हैं तो फिर इसको एनालाइज कैसे करते हैं। फिर जब जाते हैं कंपेयर मीन के बाद ये 1 सैंपल टी टेस्ट, अगर ये अब इसमें कौन से फैक्टर, वही जो फैक्टर हमने बनाए हैं इन तीनों का आप एनालिसिस करना चाह रहे हैं। फर्ज करें आपने सारी वो जो मैंने बताई है रिलायबिलिटी और डाटा स्क्रीनिंग वो सारी कर दी जो मैंने बताई,
करने के बाद आपके ये 3 फैक्टर बन गए। अब आप इसको एनालाइज करना चाह रहे हैं। यहाँ पे वो डेमोग्राफिक वेरिएबल मिसाल के तौर पे, क्योंकि ये आपने टी टेस्ट में चूज किया है, तो यहाँ पे जिसकी 2 कैटेगरीज हैं डेमोग्राफी में से वो चूज करेंगे, 2 से ज्यादा वाला नहीं। मिसाल के तौर पे जेंडर, इसकी 2 कैटेगरी होगी, तो इसको आप यहाँ पे इसको शिफ्ट करेंगे। यहाँ ये जो है टेस्ट वैल्यू नहीं समझ आएगा, ये नहीं समझ आया आपने क्या किया और क्या कहा। तो लोग ऐसे लगना है जिसमें 2 ना जो वेरिएबल बन जाते हैं, ठीक है, तो उसका फिर रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं, टी टेस्ट लगाते हैं, एनोवा करते हैं, नहीं करते हैं जी। तो वो एनोवा करने के लिए का तरीका क्या है? ये पहले टी टेस्ट कैसे करेंगे, इसके ऊपर टी टेस्ट करना है। ये 3 आ गए हैं सर, तो वो रिग्रेशन मीडियम में जा, तो रिग्रेशन वो तो रिग्रेशन जब करेंगे, जब टी टेस्ट करना तो क्या करेंगे? सिर्फ सिंपल टी। ये है वो ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी है ना, आपके ऑब्जेक्टिव है मुख्तलिफ किस्म में, आप ठीक है, उसके उस स्टेटमेंट को मुताबिक करना है ना। अगर आप ऑब्जेक्टिव रिग्रेशन तो रिग्रेशन में चले जाएंगे। तो मतलब ये जेंडर जो है, ये आप इसकी टेस्ट वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन में जाके, जो भी है उसके बाद इसको वो टी टेस्ट आम हो जाता है, वो तो हो जाएगा। अच्छा, अगर ये कर देते हैं, अगर ये करना है आपने, आप समझते हैं कि जो कैटेगरीज हैं वो 3 हैं, 4 हैं, फिर अनोवा है। अगर 2 डेमोग्राफिक्स का सिर्फ 2 का एनालिसिस करना है, फिर तो टी टेस्ट काफी है। अगर 2 से ज्यादा गया है, मिसाल के तौर पे हमारे इसमें मैं जाता हूँ ये कंपेयर नहीं, और यहाँ पे है 1 वे अनोवा जाओगे लिखा हुआ, ये 1 वे अनोवा है। तो यहाँ पे अब आप ये फैक्टर जो है ना, यहाँ पे आप फैक्टर डाल सकते हैं 3 कैटेगरी, मिसाल के तौर पर इनकम की 3 कैटेगरी हैं, या एज की ज्यादा, या क्वालिफिकेशन की बहुत सारी कैटेगरी, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये तो ये अनोवा के बारे में। अब ये क्या है, ये मैं बता दूं, ये वेरिएबल भी हम चूज करते हैं। ये एक वेरिएबल है, 2 है, 3 है, जितने भी वेरिएबल है वो आप डाल देंगे। तो आप ये इसमें कंट्रास्ट कोई डालना चाहते हैं डाल दें, मतलब अगर नहीं तो वैसे भी छोड़ दें। पोस्ट ऑफ क्यों करते हैं? पोस्ट ऑफ इसलिए करते हैं कि हमने ये देखना होता है कि डेमोग्राफिक जो हमने डाला है क्वालिफिकेशन, तो क्या हर कैटेगरी का वेरिएंस एक जैसा या डिफरेंट है? अगर तो वेरिएंस डिफरेंट है तो फिर आप यहाँ से ये बेल्ट नजर आ रहा है कि बेल्ट अगर नहीं भी है तो ये इक्वल वेरिएंस अज्यूम, जो ऊपर लिखा हो इक्वल वेरिएंस, ये इक्वल वेरिएंस अज्यूम, इक्वल वेरिएंस नॉट अज्यूम। आप दोनों इसमें इक्वल वेरिएंस, ये गेम ओवर, और यहाँ पे ये टके टेस्ट वगैरह ये करके आप करते हैं कंटिन्यू, और कंटिन्यू करने के बाद जो आपका रिजल्ट अगर उसको एनालाइज करते हैं, ये मल्टीपल कंपैरिजन आ सकता है। ये मल्टीपल कंपैरिजन, ये जरूरी नहीं है कि आप हर दफा रिग्रेशन ना करें। आपके जो फैक्टर एनालिसिस करते हैं, आप उसके बाद सिंपल आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या whether you want to construct the component, the factor effective फलाना, या फिर आपका ये भी है ऑब्जेक्टिव के you want to compare the constructed factors across different demographic। वक्त स्टेटमेंट है कि आपने ऑब्जेक्टिव कैसे रखेंगे उस पे, ये सारा एनालिसिस आता है। ये इसका फुल एक मैंने सीरीज बनाई हुई है, चलो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में वही करेंगे, बजाय इसके एडवांस का मैंने सीखा है। तो वो लोग भी आप में कोई HR का है, कोई मार्केटिंग का है, उनको भी एडवांस करना है तो उन्होंने क्या करना है, सीधे सीधे काम क्या कर सकते हैं, तो इसके बाद वही होगा। तो ये फैक्टर एनालिसिस का एक पर्पस है। अच्छा, आपने क्या क्वेश्चन पूछा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो उसको बोलिए ऑब्जेक्टिव क्या? सर मैंने ये पूछा था कि इससे 3 जो बेस्ट पॉसिबल मुझे दे दीजिए, मेरी आइटम तो बेस्ट पॉसिबल वेरिएबल्स में जो है वो कंपोज कर दिया।
अब मेरा जो था वो थर्ड का आइटम उठा के वो फर्स्ट में क्यों डाल रहा है? वो बेस्ड ऑन डाटा डाल रहा है, लेकिन वो था तो फर्स्ट का जो है वो आइटम, मैं ये थर्ड का आइटम था तो वो फर्स्ट में इसमें डाल दिया, तो मैं क्या करूँ? यहाँ हमने 13 क्वेश्चन सिलेक्ट किए समझाने के लिए। जब आप एक वेरिएबल के 13 आइटम तो वो उस वेरिएबल के अंदर ही होगा 13। ठीक समझ गया ना? यहाँ मैंने समझाने के लिए ये कैटेगरी रखी कि ये 13 सवाल किस कैटेगरी के अंदर है, समझाने के लिए। आपका जब सर्वे होगा इसमें हर हेडिंग के नीचे 13 क्वेश्चन होंगे, 12 हैं, 4-5 हो गए, फिर आप उनका उसका एक का निकालें, एक का निकाले। ठीक हो गया? एक के लिए हो गया। दूसरा, और हर एक का क्रॉस बैक अखबार निकलेगा, हर कैटेगरी का क्रॉस बैक अखबार है। सारे कैसे हो? कोई वेरिएबल है एक चीज के बारे में है, कोई इंफॉर्मेशन है, कोई 15 सवाल किसी और चीज के बारे में है, कोई और चीज, इस तरह से। अच्छा, अब इसमें जब आप ये इकट्ठे एनालिसिस करते हैं ना, तो ये आपको ये बता देता है कि आपके सेट ऑफ वेरिएबल्स के अंदर कौन से क्वेश्चन हैं जो किसके लिए इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर आपको लिखा हूं, ये जैसे O2 1 यहाँ तक आ गया, यहाँ कॉमन आ रहा है। तो अब नेक्स्ट टास्क ये होता है कि इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के ना कंस्ट्रक्ट बनाने होते हैं। जी, कंस्ट्रक्ट का क्या मतलब है? आपने देखना है कि इनमें कॉमन क्या चीज है, कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। ये 4-5 सवाल है, इसमें मेन क्रक्स क्या है। मिसाल के तौर पर एजुकेशन की बात हो, ठीक है, तो आप उसको रख देंगे एजुकेशन। अभी तो फैक्टर का नाम ये रख नहीं सकता हो, इतना तो ये ब्लाइंड है, इतना ये आपने डिसाइड करना है कि ये जो इसने कंपोजिंग किया है इसका नाम क्या है, जो उसको, ठीक है, उसने 1 2 3 वो लिख दिया है, फैक्टर बनाए हैं। अब ये आपने इन क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ना है और कंस्ट्रक्ट बनाने हैं। कंस्ट्रक्ट क्या होते हैं कि आपने फ्लेवर लेना है एक जैसा, उसका कोई नाम सोचना है। अगर सब उस मतलब उस इसमें वो पहले जो 4 क्वेश्चन है या 5 क्वेश्चन है, अब उसमें से 4 तो एक तरह के हैं, लेकिन 5वां जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो अगर डिफरेंट होगा फिर आपने जो क्वेश्चन डिजाइन किया है ना उसमें बदलिए। क्रिटिकल स्टेट का पर्पस ये होता है कि एक चीज के बारे में आप डिफरेंट स्टाइल से क्वेश्चन पूछते हैं रीइटरेट करने के लिए। ठीक है, फॉर्मेटिव या रिफ्लेक्सिव फॉर्म में कहीं जैसे वो आपने लोकेटिंग के 2 सवाल है इस क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ऐसे ही ठीक हो गया, समझ आ गई। चलिए ठीक सोच रहे हैं, अल्लाह करे आपको समझ आए। सर इतना पढ़ा के कैसे खुश रह सकते हैं? चाय पिलाया ट्रेनिंग करनी है आपने। कुछ नहीं, आप बता एक काम करें कि आपके अगले पिछले क्वेश्चन पढ़े हुए हैं कुछ डाटा, तो आज जाके दोबारा उसको फैक्टर एनालिसिस में लेके पहले बड़ा आसान था फैक्टर एनालिसिस जो हमने पढ़ा था, अब आपने कराया तो समझ आ गया, नहीं समझ समझ गया वो दूसरे सर मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने जब ये काम करना है तो मैंने अपने रिसर्च कोऑर्डिनेटर से प्रोवाइड पहले ये सारे काम आपके निगरानी में करने हैं, बाद में प्रॉब्लम ही ना रखे इंशाल्लाह। तो छोड़ेंगे नहीं सर आपको। मैं तो देखिए मेरा तो मैं तो आपको परिमाण तो नहीं कर सकता कि मैं आपको ऐसे करके दिखा दूं, ये आप ये नहीं होता है। उनसे अच्छी बात है, मैं तो आपको उसको पूरा एक आपकी वजह से हमें पता है आखिर में फिर मैंने आपको ये बताया कि इसमें से कौन सी चीज आपने पढ़नी है, कौन सी इग्नोर करनी है। ये चीज पढ़नी है आपके सामने, वो टेबल जो दिखाया है कंपोनेंट वाला, ये देखते हैं इनमें ये जो फैक्टर बने हैं। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, ये जो फैक्टर्स बने हैं, ये जो है कंट्रोल सॉरी और ये जो फैक्टर बने हैं ये 3 वाले,
ये जो बने हुए हैं ये इनके ऊपर अब आपने रिग्रेशन लगानी है, 3 पैसे लगाना है, ओवर लगाना है, ये मिनिमम ये आना चाहिए। कौन सी चीजें आइजन वैल्यूज, ठीक है, आइजन वैल्यूज उनकी इंटरप्रिटेशन, फैक्टर्स का एनालिसिस, इनके नाम ऊपर ये जनरल लिखे हुए जो स्पेसिफिक नाम कैसे बनाने हैं, ठीक है। वो जो कंपोनेंट्स आए हैं उनको सवालों को पढ़ के एक कॉमन नाम से लिया, ये मिनिमम थैंक यू सो मच फॉर एक सर वो अनवर सर दोनों लीव पे दोनों नहीं आपको भेज देता हूँ